नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज डिस्कस करेंगे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स त्रिभुज से रिलेटेड, है ना। तो आज की क्लास को तो बहुत ध्यान से और कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा क्योंकि आज की क्लास में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, जरा मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग डिस्कस करेंगे माध्यिका, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। साथ के साथ डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। बहुत आराम से चलेंगे आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स और फॉर्मूले सारे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रॉइड हो गया, इसके बाद डिस्कस करेंगे यहां पे इन सेंटर, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। फिर डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। तो अंतः का केंद्र, परिकेंद्र। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर, जिसको बोलते हैं लंब केंद्र। तो इन सारी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से आज की क्लास को समझिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएगा। और जब आज की क्लास में हम इतना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो अब तक पढ़ चुके हैं। यानी कम से कम 30 से 40 प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और ये सारे प्रश्न वही होंगे जो हम अब तक क्लास में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ताकि आपका एक बार इन सारे टॉपिक्स पे रिवीजन भी हो जाए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं जरा धीरे धीरे इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अभी तक सारी बेसिक क्लास चल रही थी। आज की क्लास जो हमारी है थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास होगी। देखो, सबसे पहली बात, माध्यिका क्या होती है। और जब कभी हमारे सामने माध्यिका है ना, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका को कहते हैं मीडियन। इंग्लिश में भी ध्यान रखना थोड़ा सा इन सारे टर्म्स को। और जहां कहीं भी माध्यिका है वहां पे एक नाम जरूर कहीं देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। माध्यिका तो हमारी मीडियन हो गई और सेंट्रॉइड को बोलते हैं यहां पे केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो इन बातों को जरा ध्यान से समझो आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। माध्यिका पे हम 2 से 3 तरह की प्रमेय पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रमेय हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माध्यिका क्या है जरा समझते हैं पहले इस बात को। देखो, किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में किसी भी कोण से अगर एक रेखा ऐसी खींच दें जो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड कर दे। 2 समान भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या कर दे, इसको बाइसेक्ट कर दे, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित। तो एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में समद्विभाजित कर दे, बाइसेक्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्लियर हुई बात। मतलब माध्यिका का काम क्या है, किसी कोण से सम्मुख भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो पहले तो जान लो माध्यिका का काम क्या है, सामने वाली भुजा को, जैसे मान लो अगर हम नाम दे दें यहां पे किसी ट्रायंगल ए बी सी की, तो ये ए है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो देखो, कोण ए से एक रेखा ऐसी खींची गई जो सामने वाली भुजा को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे रही है ना। ये मान लो डी पॉइंट है, तो ये बीडी और सीडी क्या हो गए, बराबर हो गए। ये एरो का साइन जो आप समझ रहे हो, ये जो दिख रहा है ना 2 पैरेलल लाइंस का साइन, इसका मतलब ये बीडी और ये सीडी बराबर है, ठीक है। तो माध्यिका क्या कर रही है, सामने वाली भुजा को 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। मतलब अगर ये बीडी हम बोल दें कि ए एक्स होगी, तो ये सीडी भी कितनी होगी, ये एक्स होगी, ठीक है। अच्छा, माध्यिका का मतलब ये नहीं कि ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल भी नहीं, इस बात को ध्यान रखो। माध्यिका जब कभी भी सामने आए तो केवल एक बात का ध्यान रखो कि मीडियन का काम केवल इतना है कि जो उसके सामने, भाई किसी ना किसी कोण से खींची जाएगी, तो जिस कोण से खींची जाएगी उसके सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, बस यही माध्यिका है। इसके अलावा माध्यिका के बारे में कुछ नहीं समझना। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बस उसको धीरे धीरे सुनते चलो, उसको नोट करते चलो और देखते चलो, बस इतना कर लो। माध्यिका और जितने भी केंद्रक है सब समझा दूंगा अच्छे से। देखो, माध्यिका के लिए मैंने क्या बोला कि एक किसी कोण से खींची गई वह रेखा जो सम्मुख वाले भुजा को 2 समान भाग में डिवाइड करते, उसे माध्यिका कहते हैं। तो यहां पे एडी का काम क्या है, 2 समान भाग में डिवाइड कर देना। क्लियर है। अब जरा एक बात समझो, जब मैंने बात की थी आपसे कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच दी, ये लंब वंब नहीं है कुछ भी, ये 2 समान भागों में डिवाइड कर दे रही है, किसी भी कोण पे कट रही है, ये लंब नहीं है ना, ये थीटा कोण हम मान ले रहे हैं यहां पे। ये एबीसी है
और ये एडी क्या है, माध्यिका है। क्यों माध्यिका है? क्योंकि ये देखो, ये बीसी के मिड पॉइंट से मिला दो इसको। ये बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। डी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो ये एडी क्या हो गई, एडी हमारी माध्यिका हो गई, मीडियन। क्लियर? अब जरा एक बात समझना, हमने आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन में अगर जाओ डिस्कस किया था क्या, कि भाई एबीसी अगर एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, अगर हम ऐसे वर्टिकली काट दें तो त्रिभुज की ऊंचाई पे फर्क नहीं पड़ता, त्रिभुज की ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा और इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इन दोनों की हाइट सेम रहेंगी। भाई आप ही हो, आप ऐसे खड़े हो, आप वो खड़े खड़े कैसे कितने भी भाग में डिवाइड कर दो, आपकी हाइट तो सेम रहेगी ना। हाँ, ऐसे काट देंगे तो हाइट में चेंज हो जाएगा, लेकिन खड़े खड़े कैसे भी डिवाइड कर दो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब त्रिभुज इस वाले की हाइट और इस वाले की हाइट बराबर रहेगी, और ओरिजिनल जो ट्राइंगल है एबीसी, इसकी भी हाइट बराबर होगी। तो जरा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, 1/2। इसका आधार कितना है, बीडी, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमने एच मान ली। इन वाले भाई साहब का जरा क्षेत्रफल देखो कितना होगा, 1/2। आधार कितना है, सीडी, और हाइट कितनी है, एच। मैं अगर दोनों त्रिभुजों की बात करूं क्षेत्रफल की, तो देखो अगर मैं अनुपात ले लूं तो ये 1/2 कट जाएगा। बीडी और सीडी बराबर है तो ये कट जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो भाई बीडी और सीडी बराबर होंगे। एच और एच बराबर है तो ये भी कट गया। इसका मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका भी क्षेत्रफल 1। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये भी हो गया कि माध्यिका अगर हमने खींची तो वो पूरे त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है। माध्यिका किसी भी त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है। इतनी बात समझ रहे हो? मीडियन बाइसेक्ट द ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज। बात क्लियर हो रही है? मतलब मीडियन का काम क्या है, माध्यिका का काम क्या है, कि वो किसी भी त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड कर दे। क्लियर इतनी बात? इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, ये वाले एबीसी की, तो ये ए, ये बी और ये सी, मैंने बोला कि ये एडी माध्यिका है, ठीक है। इसका मतलब ये बीडी और सीडी बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा कि एबीडी का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा पार्ट जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दूसरे वाले पार्ट के क्षेत्रफल के, है ना। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, इस पार्ट के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा पूरा। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि त्रिभुज ए बी डी का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए सी डी के एरिया के। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहले तो माध्यिका का काम क्या, सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड करना और त्रिभुज को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देना। यानी ये वो बहु हैं जो आने के बाद पूरे घर का समान समान बंटवारा कर देती है, माध्यिका वो है। क्लियर है? मैंने ये नहीं बोला कि माध्यिका यहां पे लंब होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि ये कोणों की अर्धक करेगी, ऐसा भी नहीं बोला। माध्यिका का काम केवल क्या है, या तो पूरे त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में डिवाइड कर दे, या फिर भुजाओं को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे। और ये दोनों है, या तो नहीं, इक्वल यानी एंड। त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल में डिवाइड करे एंड भुजाओं को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसी को बोलते हैं माध्यिका। और अगर नीचे वाली भुजा 2 समान भागों में डिवाइड हो गई, इसका मतलब त्रिभुज 2 एरिया में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रही इतनी बात? ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर कहीं कहीं पे माध्यिका जो है वो तो लंब भी बन जाती है। हाँ बिल्कुल बनती है। देखो अगर ये त्रिभुज मेरा एबीसी है, ठीक है, तो ये कोण से खींची जा रही है ना माध्यिका, कोण से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई, तो ये माध्यिका 2 सम्मुख भुजाओं को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देती है। यही तो हमने माध्यिका के बारे में पढ़ा। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ये एबी भुजा, ये पूरी एबी है ना, ये अगर बराबर है इस बीसी के, यानी कि जिस कोण से माध्यिका खींची जा रही है, अगर उस कोण को मिलाने वाली दोनों रेखाएं, यानी एबी रेखा और ये एसी रेखा, इसी कोण को, ये कोण बनाने के लिए कौन सी 2 रेखाएं इस्तेमाल हो रही हैं, एबी और एसी। यदि ये एबी और एसी रेखा बराबर है, तब यहां से यानी ए वाले पॉइंट से जब माध्यिका खींचेंगे, तब
तब ये माध्यिका इस पर लंब भी होगी और ये दोनों कोण जो होंगे ये बराबर भी हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? केवल तभी। लेकिन माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को दो समान भाग में डिवाइड करना, साथ में पूरे त्रिभुज को दो इक्वल इक्वल एरिया में डिवाइड कर देना। ये माध्यिका का काम है। लेकिन जब हम आपसे ये कह रहे हैं यहां पे कि अगर मेरी जिस कोण से हम माध्यिका खींच रहे हैं उस कोण को बनाने वाली जो दोनों रेखाएं हैं यदि वो बराबर हैं, भाई एक कोण को बनाने वाली रेखाएं कौन सी? ए बी और ए सी। यदि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं मेरी, ठीक है, तब मैं ये बोलूंगा कि जो माध्यिका हम खींचेंगे वो लंब भी होगी और वो इक्वल इक्वल कोण वाली भी होगी। क्लियर है? यानी कि तब ये माध्यिका क्या करेगी? कोण अर्धक की तरह भी कार्य करेगी, यानी कि एंगल बाइसेक्टर की तरह कार्य करेगी। और साथ में यही माध्यिका इस पर लंब भी होगी, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? लंब, यानी कि हाइट, यानी कि ऊंचाई भी बोल देंगे। तो हमारे ख्याल से इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई होगी, है ना, कि माध्यिका क्या होती है। तो अगर कोई पूछे कि माध्यिका क्या है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए? सामने वाली भुजा को दो समान भाग में डिवाइड करें। अगर तुमने कहीं कोणार्धक या लंब बोल दिया तो कसम से गोली मार देंगे, और बीबी ऐसी मिलेगी ना कि जिंदगी भर तांडव मचाएगी। तो माध्यिका का काम केवल इतना है कि सामने वाली भुजा को दो समान भागों में डिवाइड कर देना, ठीक है, और पूरे त्रिभुज के एरिया को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। हां, जब उस कोण, जिस कोण से माध्यिका खींची गई है, उसको मिलाने वाली रेखाएं या उस कोण को बनाने वाली रेखाएं बराबर हो जाएं, तब बोलेंगे कि अच्छा ये कोणार्धक भी होगी और लंब भी हो जाएगी, ठीक है। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो, एक त्रिभुज में कोणों से माध्यिका खींची जा रही है, तो कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण। इसका मतलब त्रिभुज में अगर 3 कोण तो 3 माध्यिकाएं भी होंगी। क्यों भाई? अरे भैया, जितने कोण उतनी माध्यिका, तो 3 कोण तो 3 माध्यिका। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि ये ए बी, ये ए, ये बी और ये सी, तो माध्यिकाओं को मैं जरा लाल कलर से दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पे ये ए डी क्या है? माध्यिका है, ठीक है। ऐसे ही अगर बी ई की बात करें तो ये क्या हो गई? माध्यिका हो गई। ऐसे सी और साथ में ई की बात करें तो ये क्या हो गई? ये माध्यिका। सी एफ की बात कर लेते हैं, ई क्यों? ये सी एफ क्या हो गई? सी एफ माध्यिका हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 3 माध्यिकाएं आ गई। कौन कौन सी? एडी, बीई और सी एफ। यानी इस त्रिभुज की एडी, बीई और सी एफ, ये 3 क्या हैं? ये माध्यिकाएं हैं, ठीक है भैया, समझ गए इतनी बात। अब ये 3 माध्यिकाएं जो होती है त्रिभुज की ना, वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। और आपको मैंने ये बता रखा है कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे तब उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी, या इंग्लिश में कहते हैं कॉनकरेंट। क्या बोलते हैं लल्लू? कॉनकरेंट। तो संगामी रेखाएं क्या होती हैं? जब कोई भी 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे तब इन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। संगम से याद रखना, प्रयागराज में है ना संगम, तो वहां पे 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं केंद्रक। यानी कि इसको अगर हम कहें तो इसको नाम दिया गया है सेंट्रॉइड का। और इसे मैक्सिमम टाइम्स हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। माध्यिकाओं का कटान बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे? जी बोलते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाएं खींच दो, जहां काट देंगी वही हो जाएगा केंद्रक। अभी जो केंद्रक होता है ना भैया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को एक और नाम दिया गया है जिसको आप बोलते हो ना गुरुत्व केंद्र। फिजिक्स का टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में गुरुत्व केंद्र भी लिख के आता है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? सेंटर
ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम सेंट्रॉइड ही बोलते हैं बेसिकली। कैसा क्यों होता है कि सेंट्रॉइड को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जहां से किसी वस्तु का टोटल वेट काम करता है, जहां पे, तो यही केंद्रक ऐसा है जहां पे किसी भी त्रिभुज का सारा वेट काम करता है, यानी हम यहां से चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे दिया? सेंट्रॉइड का, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी नाम दे दिया। कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिख के आता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना, ये खाली जी लिख देता है और कुछ बोलवा ही नहीं करता है, नालायक। इसका मतलब भी यही हो गया, ये क्या है? ये हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, लेकिन हालांकि जहां तक बोलेगा ही बोलेगा, ऐसी बदमाशी नहीं करते, कभी कभी कर देते हैं ये लोग। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये कहां से मिला, या फिर सेंट्रॉइड कहां से बना? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बना। ठीक है, अब इनका काम क्या है पहले तो ये जान लो। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड होते भाई साहब ना, ये पूरी माध्यिका को दो समान या 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो केंद्रक है, कौन? केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक माध्यिका को, माध्यिका क्या है? कोई लंबाई ही तो है। माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर देता है। यानी ये फिक्स है कि ये लंबाई कौन सी होगी? 2:1 में होगी। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब भाई देखो, ये पूरी एडी क्या है? ये हमारी माध्यिका है। तो एजी और जीडी का अनुपात कितना होगा? ये 2 होगा, तो ये 1 होगा। यानी जो कोण है, कोण से केंद्र तक की दूरी 2 अनुपात में, और कोण से ये सामने वाली भुजा की दूरी 1 अनुपात में होती है। ठीक है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि एजी, ओजी, सीजी, पीजी, डीजी, है ना, ये किस अनुपात में होंगे? 2:1 के अनुपात में होंगे। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक माध्यिका हमारे पास एडी है, एडी माध्यिका की लंबाई जो है वो 12 मीटर है। बहुत ज्यादा बोल दिए हैं। एडी माध्यिका की लंबाई कितनी? 12 मीटर। तो बताओ एजी कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई ये एजी जो होगा ये 2 भाग है, पूरा भाग कितना? 3, तो ये 2/3 भाग होगा किसका? 12 का। या आप बोल सकते हो 2 1 3, 3 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू कितनी? ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे अगर हमें जीडी बोलूं तो कितना होगा? जीडी ये हो जाएगा, 1 भाग है, टोटल भाग 3 में से, तो /12, यानी ये 4 भाग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, इस बात को ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक। तो अब जो ये हमारा केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ये इसका काम और क्या है? ये पूरे त्रिभुज को 3 समान क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है। देखो यही नाम दिया था ना, ए, बी और सी। तो ये क्या है? ये केंद्रक है। ये कौन है? ये केंद्रक है। ये क्या कर रहे हैं पूरे त्रिभुज को? ये पहला वाला एरिया, ये दूसरा वाला एरिया, ये तीसरा वाला एरिया। ये त्रिभुज के तीनों एरिया आपस में कैसे होंगे? बराबर, यानी 1 का एरिया बराबर 2 का एरिया बराबर 3 का एरिया। कब होता है ये? जब ये भाई साहब कौन होते हैं? केंद्रक होते हैं। यानी केंद्रक से तीनों कोणों को मिला दो, तो जो 3 त्रिभुज बन गए हमारे, ये इन तीनों का एरिया आपस में कैसा हो गया? बराबर हो गया। तो केंद्रक त्रिभुज को 3 समान क्षेत्रफलों में भी डिवाइड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब जरा समझना एक बात ध्यान से दोस्तों, यहां पे क्या बात मैं बोलने वाला हूं, जरा इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं ये बोल रहा हूं यहां पे कि भाई ये जो केंद्रक है, बेसिकली कितने त्रिभुज अगर हम केंद्रक से सबको ऐसे ऐसे मिला दे माध्यिकाओं को, तो कुल कितने पार्ट बन रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पार्ट बन रहे हैं। तो ये 6 के 6 पार्ट भी एरिया में आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी अगर हम पूरी माध्यिकाएं बना दें तो पूरा त्रिभुज 6 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 6 का 6 एरिया आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पूरा का पूरा ये जो 6 भाग है, ये भी कैसा हो जाएगा? एरिया में बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इतना तो क्लियर हो गया होगा? ठीक है।
अब जरा समझो कि भाई अगर मान लो मुझे इस पहले वाले पार्ट का एरिया दे दिया, तो मुझे किसी भी पार्ट का एरिया पूछे मैं निकाल सकता हूं आसानी से। मुझसे पूछे अगर त्रिभुज मान लो ये जी है, तो ए एफ जी का एरिया ये 12 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ बी जी सी का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे भाई ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, तो 12 12 ये पूरा एरिया 24 हो गया। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना? यानी कि ये एरिया 1 बराबर एरिया 2 बराबर एरिया 3 बराबर एरिया 4 बराबर 5 बराबर 6, ये सब के एरिया कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा बात। चलो, अब हमने क्या बोला भाई, ऐसा क्यों किया हमने, जरा ये भी बताओ। जरा समझना कि ये जो इतना तामझाम किया है, ये किया क्यों है, पहले ऐसा हुआ क्यों। तो देखो, सब हटा रहा हूं, आप एक बार नोट कर लो पूरा अच्छे से, मैं ये सब हटा रहा हूं। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक त्रिभुज है ए, ये बी और ये सी। तो मैंने बोला भाई ये अगर माध्यिका है डी, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, उधर वाले एरिया के बराबर हो गया, यानी इन भाई साहब के बराबर हो गया। ऐसे बोलो, दोनों आपस में बराबर हैं, अभी प्रूव कर चुके हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, बहुत इत्मीनान से ध्यान देना। इसको ले लेते हैं, दिख रहा है ये त्रिभुज, बढ़िया सा सुंदर सा, ये त्रिभुज। ये बताओ, ये जो भुजा है, ये अभी भी तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इनका इनका एरिया बराबर, बराबर कि नहीं बराबर? क्लियर हो गई? ये पूरा एडीबी का एरिया एडीसी के एरिया के बराबर था, जिसमें से इन दोनों का एरिया आपस में बराबर। तो भाई ये बताओ, ये जो ऊपरा वाले दो पार्ट छूटे हैं, इनका भी तो एरिया बराबर हो जाएगा। कौन से दिखाएं इसको, किससे दिखाऊं, किससे दिखाऊं? चलो इससे दिखाता हूं। देखो, ये इनका पार्ट और इनका पार्ट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भाई ये पूरा लेफ्ट वाला एबीडी और पूरा एसीडी के बराबर था, और ये वाले भाई साहब इनके बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये भाई साहब इनके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर हो रही बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे अगर मैं दूसरी माध्यिका खींच दूं, ये वाली, तो मैं बोलूंगा कि ये इसके बराबर है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा पूरे पार्ट के। तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये त्रिभुज का पूरा एरिया आपस में कैसा हो गया? बराबर हो गया। अब त्रिभुज की माध्यिकाओं और त्रिभुज की भुजाओं में जरा संबंध देख लो। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी हो गई, ये ई हो गई और ये एफ हो गई। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं और त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध है? देखो, त्रिभुज की भुजाओं का 3 गुना, भुजाओं के वर्गों के योगफल का, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, यानी ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर और प्लस सी एफ स्क्वायर। ये जो है, ये पूरा रिलेशन हमारा इक्वल है। क्लियर? यानी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना इनकी माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। यानी कि 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sides equal to 4 times of sum of squares of medians। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको कभी भूलना मत जिंदगी में। बीबी भूल जाना, इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना
माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। क्लियर? तो इन दोनों का अनुपात भी पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता। इसका मतलब अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन माध्यिकाओं का वर्ग AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और प्लस CF स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4/3 का रेशियो। ठीक है, तो ये रिलेशन को ध्यान रखना पहले। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये त्रिभुज की माध्यिकाएं, चलो इसमें देख लेते, यही देखते हैं, ABC, ये D हो गई, ये E हो गई और ये F हो गई। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई हम मान लेते हैं, मान लो AD की लंबाई हमने मान ली L, BE की लंबाई हमने मान ली यहां पे B और CF की लंबाई हमने मान ली कुछ यहां पे, या L1 L2 मान लेते हैं, तो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, L1 L2 और L3। ठीक है, तो ये तीनों माध्यिकाओं की लंबाई है L1 L2 L3। अब ये 3 भुजाएं ही तो हैं, तो भाई ये 3 भुजाओं से कोई त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कोई भी त्रिभुज बन सकता है। ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, ये L3 मान लेते हैं। अगर मान लो ये 10, ये 12, ये 13, तो 10 12 13 से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये त्रिभुज हमने बना लिया। ये कैसा त्रिभुज है? ये त्रिभुज माध्यिकाओं से बना है। तो इस त्रिभुज का अपना क्या क्षेत्रफल को अगर मैं 4/3 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो किसके बराबर होगा? 4/3 गुणे, यही से आया 4/3 इसके पहले वाले रिलेशन से, गुणे ये जो त्रिभुज हमारा बना है माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया। यानी कि ओरिजिनल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड फ्रॉम द मीडियंस। क्लियर है इतनी बात? अब जरा समझो एक प्रश्न यहां पे, अगर मैं बोलूं कि एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा है, त्रिभुज ABC, जिसकी माध्यिकाएं है ना, जिसकी माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की हैं। त्रिभुज ABC का एरिया बता दो कितना होगा? त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा ये पूछ लिया है। यानी एक त्रिभुज दिया है ABC जिसकी माध्यिकाएं हमें दे रखी हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ लिया कि त्रिभुज ABC का एरिया बता दो, यानी माध्यिकाएं देके एरिया पूछ लिया। तो मेरे पास भी तो कलाकारी है, मैंने कहा चलो ठीक है, माध्यिकाएं दी है ना 9 12 13 की, बनाओ जरा। ये 9, ये 12 और ये 15। मुझे देख के लग गया कि अच्छा ये जो है ये भाई साहब क्या है, ये समकोण है। क्यों? क्योंकि ये 3 गुणे 3 है, ये 3 गुणे 4 है और ये 3 गुणे 5 है। तो देखो इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तीनों में, और 3 4 5 का रेशियो है, तो समकोण बन गया। इसका मतलब इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार 12 है और गुणे ऊंचाई 9 है, तो 2 छंग 12, 6 9 54। माध्यिकाओं से बने ये जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल कितना आ गया? 54 आ गया। तो ओरिजिनल का एरिया कितना होगा? 4/3 से गुणा कर दो खाली, 4/3 गुणे 54, 3 से कट गया ये 18 बार 18 चौका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखना, जो 2 रिलेशन मैंने अभी बताया है उसको याद रखिएगा। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपोलोनियस प्रमेय, जो कि माध्यिकाओं पर ही आधारित है। अब देखो इसी से नाम आएंगे ना, तुमको मजा जाएगी पढ़ने में। अपोलोनियस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो माध्यिका उद्दिका के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों ने हासिल कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, सॉरी इन सर्कल। सेंटर तो केंद्र हो जाएगा, इन सर्कल, अंतःवृत्त। अब ये अंतःवृत्त पहले है क्या? तो देखो अगर मैं त्रिभुज के अंदर, ये मेरे अगर एक त्रिभुज खींच दूं मैं, और त्रिभुज के अंदर कोई भी एक वृत्त बनाऊं, ये एक त्रिभुज खींच दिया मैंने, इसके अंदर कोई भी एक ऐसा वृत्त खींचूं जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ऐसे टच करते हुए निकले, तीनों भुजाओं को अगर टच करे,
तो इस वृत्त को क्या बोल देंगे? अंतःवृत्त। यानी एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकले, उस वृत्त को क्या बोल देंगे? अंतःवृत्त बोल देंगे। ठीक है, जो त्रिभुज की तीनों साइड्स को, तीनों भुजाओं को टच करे या स्पर्श करे, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे? अंतःवृत्त बोल देंगे। पहली बात यह कि अंतःवृत्त कैसे बनता है। तो जब कभी अंतःवृत्त यानी इन सर्कल की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इन सर्कल की। ठीक है, तो वहां पे हम किसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले? जैसे मीडियन, मीडियन कैसे, मीडियन से जब इंटरसेक्ट करा रहे थे मीडियंस को, तो क्या बना था वहां पे? हमारा सेंट्रॉइड बन गया था। ऐसे जब इन सर्कल की हम बात करेंगे, यानी कि जब कभी भी हम बात करेंगे सीधे सीधे किसकी? एंगल बाइसेक्टर की, जिसको क्या बोलते हैं? कोण अर्धक। कोण अर्धक। तो जब ये कोण अर्धकें, किसी भी त्रिभुज की कोण अर्धकें, तो देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने नाम दे दिया ए, ये है बी और ये है सी। तो देखो ये त्रिभुज की पहली कोण अर्धक है ना, ये खींच दी। ये त्रिभुज की दूसरी कोण अर्धक, ये खींच दी। ये तीसरी कोण अर्धक, ये खींच दी। तो ये तीनों ही क्या है? कोण अर्धकें हैं। इसका मतलब ये जो पहली अर्धक खींची गई है ना, ये त्रिभुज को, इसको एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर ये 60 है तो 30-30 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले की अर्धक ये वाली है, ये वाली जो है इसकी अर्धक है। ठीक है, तो ये अर्धकों को मैं ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि ये कोण अर्धकें हैं। तो त्रिभुज की जो कोण अर्धकें हैं ना, ये भी एक ही बिंदु पर कट करती हैं, यानी ये भी संगामी होती हैं। तो एंगल बाइसेक्टर्स जो होती हैं ट्राइंगल की, एंगल बाइसेक्टर्स, ये भी कैसी होती हैं? कॉन्करेंट होती हैं, यानी कि कैसी? संगामी होती हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज की तीनों कोण अर्धकें संगामी होती हैं, इसका मतलब ये एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। क्लियर? तो जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, इसको केंद्र मान लूं, और फिर एक ऐसा वृत्त खींचू जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देखो स्पर्श करता हुआ निकली, ये लाल वाला दिख रहा है ना, ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोल देते हैं हम यहां पे? अंतःवृत्त। ऐसे वृत्त को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। यानी कि क्या बोला मैंने, जरा ध्यान से सुनना। त्रिभुज की तीनों कोण अर्धकों के कटान बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, उसे अंतःवृत्त कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा अंतःवृत्त है, यानी कि इनर सर्कल, अंतःवृत्त। तो इसका जो केंद्र होगा उसे क्या बोल देंगे? अंतः केंद्र बोल देंगे। क्या कह देंगे? अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर इसको बोलते हैं। बोलो, बात क्लियर हो रही है? और इसको अगर इन सेंटर बोल दिया तो इसको केंद्र मानकर जो सर्कल खींचा गया वो क्या हो गया? इन सर्कल हो गया, यानी अंतःवृत्त हो गया। तो इस इन सेंटर से जो ये हमारी परिधि की दूरी है, इसको क्या बोल देंगे? ये निश्चित दूरी क्या है? ये सेंटर की रेडियस है, यानी कि सर्कल की रेडियस है। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इन रेडियस क्या है, अंतः त्रिज्या क्या है, अंतः केंद्र क्या है, इन सर्कल क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स क्या है, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। यानी कि एक त्रिभुज ऐसा, देखो हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, ये बड़ा सा त्रिभुज ले लिया हमने। इस त्रिभुज की तीनों कोणों की अर्धकों को आपस में खींचा गया। तो इस कोण की अर्धक खींची तो ये कोण की अर्धक ऐसे निकल गई, ये कोण की अर्धक है। दूसरे वाले की खींची तो ये कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। तीसरे वाले की खींची तो ये भी ऐसे निकल गई। ये तीनों कोण अर्धकें हैं, ये किसी एक बिंदु पर आकर मिली। जिस बिंदु पर मिली इसको अगर हम सेंटर मान लें और एक वृत्त ऐसा खींच दें तो त्रिभुज की ये तीनों भुजाओं को क्या करे, आपस में स्पर्श करता हुआ निकल जाए। तो इस वृत्त को क्या बोल देंगे हम? अंतःवृत्त। जो ये पॉइंट था जहां पे ये कोण अर्धकें कट कर रही थी, इसको क्या बोल देंगे? अंतः केंद्र बोल देंगे। अंतः
केंद्र। और ये जो सर्कल है इसको क्या बोल देंगे फिर, अंतःवृत्त। और इनकी जो रेडियस है, रेडियस ये वाली रेडियस हो गई ना, ये इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को स्मॉल आर से। तो ये अंतः त्रिज्या हो गई यानी इन रेडियस। तो इन सर्कल, इन सेंटर और इन रेडियस कैसे बनती है, त्रिभुज की कोण अर्थकों के कटान बिंदु से, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बात क्लियर है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इसको हम बोल देंगे इन सेंटर। ठीक है, इसको सेंटर मानकर जो एक सर्कल खींचा वो इन सर्कल, और इसकी जो रेडियस है उसको इन रेडियस। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ध्यान रखना, मीडियन का कटान बिंदु, माध्यिका का कटान बिंदु सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, कोण अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र बन गया। ठीक है, चलो अब जरा फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ना, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, यानी अंतः त्रिज्या इसको बोल दिया। और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। यहां पे डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है। और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आप जानते होगा त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी हैं, तो अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा, यानी समबाहु के लिए भी होगा, समकोण के लिए भी होगा, जितने भी त्रिभुज तुम्हारे बनेंगे सबके लिए जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसा है, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन जब हम बात करते हैं समकोण और समबाहु की, इसके लिए हम एक अलग से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आसानी रहती है हमें समझने में इन सारी चीजों को। जरा देखो कैसे, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज के लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, तो भाई होता है √3, याद है कुछ कि नहीं, बटे 4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा मैंने ए मान ली तो ए का वर्ग। स्मॉल एस कितना होता है, 3a/2, क्योंकि परिमाप कितना होता है, 3a होता है। तो देखो एक ऐसे तो एक ही डिवाइड हो गया, ये √3 से ये कट गया √3 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, है ना। तो कितना आ गया, a/2 √3 आ गया। तो ये समबाहु के लिए इसको ध्यान रखो, अगर मुझे भुजा पता है तो डायरेक्टली मैं भुजा बटे 2 √3 कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही समकोण के लिए ध्यान रखो कि लंब और आधार जोड़ दो, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, इन दोनों को जोड़ दो और कर्ण को माइनस कर दो और बाई 2 कर दो, क्या मिल जाएगा, ये हमारी इन रेडियस मिल जाएगी। तो समबाहु यानी इक्विलेटर के लिए और राइट एंगल के लिए ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान भी रखिए अलग से। ठीक है, अब एक जरा क्वेश्चन ध्यान रखो, यहां पे ये कई बार पूछा गया है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं साइड से दे रखी हैं किसी भी ट्राइंगल की, जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो मैंने आपको पहले बता रखा है अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने काम हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि 13, 14, 15 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 84 और इसका अर्ध परिमाप होता है 21। डिवाइड कर दो 4 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, जरा समझिएगा, इतना पहले अच्छे से समझ लीजिए आप। उसके बाद जब आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो मैं आपसे एक बार पूछूंगा भी, फिर मैं आगे चलूंगा इस परिवृत्त को समझने के लिए, और फिर अंतः केंद्र की दूरी, लंब केंद्र, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रख रहे हैं, इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। माध्यिका कैसे बनती है, केंद्रक कैसे होता है, माध्यिका होती क्या है, जो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए हैं उनको ध्यान रख लीजिए। फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।